सुन रहे हैं कहानियां दी अनटोल्ड। नमस्कार दोस्तों, कहानियां दी अनटोल्ड हॉरर पॉडकास्ट इन हिंदी में आपका स्वागत है। कहानी को शुरू करने से पहले हम अपने परिवार के सभी सदस्यों का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल पर आए सभी न्यू व्यूअर्स से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बेहद खुशी और प्रोत्साहन मिलता है। तो दोस्तों, बिना विलंब किए आप अपनी हेडफोन अपनी कानों पर लगाएं और तैयार हो जाएं रहस्यमय तथा बहुतहा कहानी की रोमांचक सफर पे। बात कई साल पुरानी है, जब मेरी नई नौकरी नागपुर में लगी थी। मैं एक सेल्समैन था और मुझे बहुत दूर दूर तक टूर करना पड़ता था। मार्च महीने के दिन थे और दोपहर का वक्त था। तेज गर्मी से मेरा बुरा हाल था। बुरा हो इन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों का, कमबख्त ने उस दिन बिजली काट रखी थी। मेरा दिमाग बहुत ही खराब हो रहा था। अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मेरा खराब मन और चिड़चिड़ा हो गया। एक तो उमस भरी गर्म हवाएं खिड़की से आकर हाल ख़राब किए जा रही थी और ऊपर से ढेर सारा काम। मार्च का महीना, टारगेट चेसिंग। एक सेल्समैन की ज़िंदगी कितनी बेकार हो सकती है, ये तो कोई मुझसे आकर पूछे। फ़ोन की घंटी लगातार बज रही थी। मुझे पक्का विश्वास था कि ये ज़रूर मेरे बॉस का होगा, मुझे कोई ना कोई काम दे रहा होगा। खैर, बड़े ही अनमने मन से फ़ोन उठाया और कहा, हेलो, दिस इज़ राजेश फ्रॉम सेफ्टी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। उधर से बॉस की खड़खड़ाती हुई आवाज़ आई, राजेश, तुम आज ही टिटलागढ़ में जाकर वहाँ के स्टील प्लांट में परचेस ऑफिसर से मिलो। मैं फैक्स भेज रहा हूँ, सारी डिटेल्स उसी में है। मैंने मिमियाते हुए कहा, सर बहुत काम है, अगले हफ्ते चले जाऊँ। बॉस ने बहुत प्यार से कहा, नो डियर, अगले हफ्ते कोई और काम दूंगा। गो गेट इट डन एंड रिपोर्ट भी सुन। फ़ोन कट गया और मेरा दिमाग ख़राब हो गया। कुछ दोस्तों को फ़ोन किया तो पता चला कि टिटलागढ़ जाने का एक ही रास्ता है और वो ट्रेन से। मुझे रायपुर के पास दुर्ग जाना होगा और वहाँ से दुर्ग से विशाखापट्टनम तक एक पैसेंजर ट्रेन जाती है जो रात को टिटलागढ़ पहुँचाती है। मैं सोच ही रहा था कि फैक्स आ गया। उसमें उस स्टील कंपनी की डिटेल्स थी और उस परचेस ऑफिसर की डिटेल्स दी गई थी और उस कंपनी की ज़रूरत की इंस्ट्रूमेंट्स की डिटेल्स भी दी गई थी। पढ़ कर लगा कि ये तो 100% सेल्स है। मेरा टारगेट कुछ और पूरा हो जाता। खुशी की बात थी। मैंने जाने का फ़ैसला कर लिया और समय देखा तो दोपहर के 12 बज रहे थे। रेलवे स्टेशन में फ़ोन करके ट्रेन की बाबत पता किया तो एक ट्रेन थोड़ी देर बाद ही थी जो कि मुझे दुर्ग शाम 5 बजे तक पहुंचा दे सकती थी। फिर वहां से शाम को 7 बजे दूसरी गाड़ी, मतलब मुझे अभी ही निकलना होगा। यही सोचकर सारी पैकिंग कर लिया। वैसे भी एक सेल्समैन का बैग हमेशा पैक ही रहता है। मैं स्टेशन निकल पड़ा। स्टेशन जाकर देखा तो इतनी भीड़ थी कि बस पूछो मत। लगता था कि सभी को बस कहीं ना कहीं हमेशा जाना ही होता है। स्टेशन में ही आकर पता चलता है कि हमारी जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। मेरी ट्रेन जो बॉम्बे से हावड़ा जा रही थी वो प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। टिकट लेकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद टिकट कलेक्टर बाबू आए तो उन्हें खुशामद करके एक रिजर्वेशन की बर्थ ले ली और उस पर पसर कर सो गया, ये सोच कर कि क्या पता रात को नींद मिले या नहीं। थोड़ी देर बाद ही किसी ने उठाया कि बाबूजी, आपका स्टेशन आ गया। बाहर देखा तो दुर्ग स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ था। खैर, बाहर आया, थोड़ी पूछताछ की तो पता चला कि दुर्ग विशाखापट्टनम पैसेंजर गाड़ी शाम 6 बजे निकलेगी। मैंने घड़ी देखा, करीब 1.5 घंटे का समय था। मैंने ये सोचा कि पता नहीं रात को वहाँ टिटलागढ़ में कुछ खाने को मिलेगा या नहीं, अभी ही कुछ खा लेता हूँ। स्टेशन के बाहर एक ढाबा था, उसी में बैठकर दाल रोटी खा ली और एक गिलास लस्सी भी पी ली। पेट एकदम भर चुका था और रात के लिए एक टिफ़िन भी बनवा लिया और एक थम्सअप कोला की बोतल लेकर उसे आधा पी लिया और फिर उसमें रम मिला दिया। ये कॉकटेल सेल्समैन के पास हमेशा ही रहता है। अब मैं अगली यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार था। टिटलागढ़ की टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर आकर बैठा। ट्रेन को आने में समय था। सोचा एक किताब खरीद ली। वहाँ बुक स्टॉल में देखा तो नई वाली मनोहर कहानियाँ थी और ब्रोम स्टोकर की ड्रैकुला थी। दोनों ले लिया। उस वक्त ये दोनों ही किताबें बड़ी चलती थी। ड्रैकुला मैंने पढ़ा नहीं था, यारों ने बड़ी तारीफ की थी, इसलिए इसे खरीद लिया
और हम सेल्समैन के लिए मनोहर कहानियाँ बहुत बड़ा टाइम पास था। खैर थोड़ी देर में हर स्टेशन की तरह इस स्टेशन पर भी लोगों का सैलाब आ गया। चारों तरफ खाने पीने के ठेले और लोगों की भीड़। फिर धीमे धीमे चलती हुई पैसेंजर ट्रेन आई। ट्रेन के आते ही लोग टूट पड़े। जिसको जहाँ जगह मिली वहाँ सवार हो गया। मैं भी एक डिब्बे में घुस पड़ा और एक खिड़की की सीट हथिया ली। पूरी ट्रेन लोगों, मुर्गियाँ और बकरियाँ, खाने पीने की चीज़ों और अलग अलग आवाज़ों से भर गई। भारत की रेलगाड़ियाँ और उनका सफ़र कुछ ऐसा ही होता है। खैर ट्रेन शुरू हुई और हर जगह रुकती हुई अपने मुकाम पर चल पड़ी। मैंने अपनी थम्सअप की बोतल से धीरे धीरे खोला और जो उसमें सोमरस था उसकी चुस्कियाँ लेनी शुरू की और मनोहर कहानियाँ पढ़ने के लिए निकाला। ये भूत प्रेत कथा विशेषांक था। मुझे इस तरह की कहानियाँ और फिल्में बहुत पसंद आती थी। कुछ कहानियों को पढ़ने के बाद देखा तो राह तो चली ही थी, ट्रेन पता नहीं कहाँ रुकी थी। बहुत से मुसाफिर ऊँग रहे थे, कुछ सो ही गए थे, कुछ बातों में मशगूल थे। मैंने घड़ी देखी, रात के करीब 10 बज रहे थे। मैंने बैग में से अपना टिफ़िन निकाला और खाना शुरू किया। ये टिफ़िन मैंने दुर्ग में ढाबा से बनवा लिया था। फिर धीरे धीरे चुस्की लेते हुए मैंने अब ड्रैकुला की किताब पढ़नी शुरू की। ये एक ज़बरदस्त नॉवेल था। बहुत देर तक पढ़ने के बाद मैंने देखा घड़ी रात के 1:30 बजा रही थी। मेरा स्टेशन अब आने ही वाला था। आसपास के मुसाफिरों से पूछा तो पता चला कि ट्रेन थोड़ी सी लेट है और करीब 2 बजे तक पहुंचेगी। मैंने अब अपना बैग बंद किया और इंतज़ार करने लगा उस स्टेशन का जहां मैं पहली बार जा रहा था और नाम से ही कुछ अजीब सा एहसास दे रहा था, टीटलागढ़। भला ये भी कोई नाम हुआ? खैर अपने देश में तो ऐसे ही नाम मिलेंगे, गांव के और शहरों के। करीब 2:14 पर मेरा स्टेशन आया। मैं उतरा और चारों तरफ देखा। एक अजीब सा सन्नाटा था। कुछ लोग मेरे साथ उतरे और बाहर की तरफ चल दिए। मैंने सोचा अब किसी होटल में जाकर रात काट लेता हूँ और सुबह स्टील प्लांट में जाकर काम पूरा कर लूँगा। स्टेशन में एक टीटी दिखा। उससे पूछा कि यहाँ कोई होटल है आसपास? उसने हंसते हुए कहा, साहब ये छोटी सी जगह है और यहाँ पे कौन सा होटल मिलेगा। आप तो यहीं वेटिंग रूम में रात गुजार लो और कल जहाँ भी जाना हो वहाँ चले जाना। मैंने सोचा वेटिंग रूम में रात गुजारने से बेहतर है कि मैं एक कोशिश कर ही लूँ, कहीं होटल मिल जाए, रात भर नींद आ जाए तो दूसरे दिन का काम कुछ बेहतर होता है। मैं स्टेशन के बाहर पहुँचा। देखा मरघट जैसा सन्नाटा था। दिन का गर्मी का मौसम अब कुछ सर्द लग रहा था। कुछ तेज हवा भी रह रहकर बह जाती थी। कहीं कोई भी नहीं दिख रहा था। उस नीम अंधेरे में एक छोटा सा लाइट था लैंप पोस्ट का, जो एक बीमार से पीली रोशनी बिखेर रहा था। मैंने कुछ दूर देखने की कोशिश की। थोड़ी दूर मुझे अचानक एक तांगा वाला नजर आया। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा। वो एक बहुत पुराना तांगा था। एक मरियल सा घोड़ा बंधा हुआ था उसके साथ, जो कि हिल भी नहीं रहा था, और तांगे वाला पूरी तरह से एक कंबल में बंद होकर मूर्ति की तरह बैठा हुआ था। मुझे इस पूरे माहौल में काउंट ड्रैकुला की याद आई। उसने भी कहानी की नायिका को लेने के लिए कुछ ऐसा ही तांगा भेजा था। एक सिहरन सी दौड़ गई मेरी रीढ़ की हड्डी में। मैं जोर लगाकर उस तांगे वाले से पूछा, भैया अगर आसपास कोई होटल हो तो मुझे पहुंचा दोगे क्या? तांगे वाले ने अपने चेहरे से कंबल हटाया। वो एक अजीब सा चेहरा था। या चेहरा सफ़ेद सा था या उसकी दाढ़ी थी, पता नहीं, पर मैं असहज उठा उसे देखकर। मुझे एक अजीब सी गंध आने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह गंध कहाँ की है, पर वो कुछ जानी सी गंध थी। उसमें एक धीमी सी आवाज़ में कहा, यहाँ कोई होटल अभी नहीं मिलेगा बाबूजी। आज तो आप वेटिंग रूम में आराम कर लो। आप कल वहीं तैयार हो जाना। मैं आपको स्टील प्लांट छोड़ दूंगा। मैं एकदम चकित होकर पूछा, तुम्हें कैसे मालूम कि मैं प्लांट जाऊंगा? उसने अजीब सी हंसी हंसती हुई कहा, यहाँ सब प्लांट जाने के लिए ही आते हैं बाबूजी। उसकी हंसी मुझे रात के उस वक्त उस बियावान जगह में बहुत भयानक सी लगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में एक चमक सी उभरी।
मेरे दिमाग में फिर से काउंट ड्रैकुला फ्लैश कर गया। मैं पलटकर स्टेशन की तरफ चल पड़ा। मैंने अपने डरते हुए मन को समझाया, यार राजेश, ये सब यहाँ का माहौल और तेरी किताबों का असर है, शांत रह। मैं कई वर्षों से सेल्समैन की हैसियत से सफ़र करता आ रहा था, लेकिन उस रात का असर कुछ अलग ही था। मैं स्टेशन के भीतर घुसते ही पीछे पलटकर देखा तो वो तांगा वाला वहाँ पे नहीं था। कमाल है, मुझे उसकी जाने की कोई आवाज़ सुनाई नहीं थी, ना ही घोड़े की टाप और ना ही कोई और आवाज़। पता नहीं, मैंने सोचा कि लगता है कोला और सोमरस की चुस्की कुछ ज़्यादा ही हो गई है शायद। मैंने धीरे धीरे पूरे स्टेशन पर गौर किया। पूरा का पूरा स्टेशन ही सुनसान था। प्लेटफॉर्म के अंतिम छोर पर एक छोटे से कमरे के आगे लिखा था वेटिंग रूम। मैं उसी में घुस पड़ा। देखा तो एक छोटा सा गंदा सा कमरा था। एक पीला बल्ब जल रहा था। एक बेंच थी, उस पर एक बूढ़ा बैठा था। उसके सामने नीचे में एक बूढ़ी बैठी थी और साथ में 2 जवान बच्चे थे। मुझे आया देखकर सबने मेरे तरफ देखा। फिर नीचे बैठी बूढ़ी और दोनों बच्चों ने उस बूढ़े की ओर देखा। उस बूढ़े ने उनसे धीमी आवाज़ में कुछ कहा और फिर मुझे पुकारा, आओ बाबूजी, आइए, यहाँ बैठिए। मैं बहुत अच्छा सा महसूस नहीं कर रहा था। कुछ अजीब सी बात थी जो मुझे इस वक्त डिस्टर्ब कर रही थी, लेकिन क्या ये समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा, बस राजेश यार, कुछ घंटों की बात है, यहाँ इस वेटिंग रूम में गुजार कर कल अपना काम खत्म करके वापस चलते हैं। मैं उस बूढ़े की ओर बढ़ा और बेंच पर बैठ गया। मुझे फिर से वहीं अजीब सी गंध आने लगी। मैंने याद करने की कोशिश की कि वो गंध कहाँ की है, पर कुछ याद नहीं आया। मैंने उन चारों की ओर देखा। चारों कंबल से अपने आप को ओढ़े हुए थे। किसी का भी चेहरा उस कम रोशनी में दिख नहीं रहा था। माहौल में अचानक ठंड आ गई थी। मैं सोच भी रहा था, मार्च महीने में ठंड। मैंने उस बूढ़े से पूछा, यहाँ का मौसम कुछ अजीब है, मार्च में ठंड लग रही है। बूढ़े ने खड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, बाबूजी, ये जगह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है, इसलिए ये ठंड महसूस होती है। आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा, मैं नागपुर से आ रहा हूँ। बूढ़ा चुप हो गया। बूढ़े ने थोड़ी देर बाद पूछा, स्टील प्लांट के लिए आए हो? मैं चौंक गया। उसकी तरफ देखा तो पहली बार उसका चेहरा देखा। एक बूढ़ा आदमी, बहुत सी झुर्रियाँ, एक अजीब सा सफेदी का रंग चेहरे पर। मैंने थोड़ी सावधानी से कहा, आपको कैसे मालूम कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? बूढ़े ने हंसकर कहा, यहाँ सब इसी चीज के लिए आते हैं बाबूजी। मुझे फिर से बहुत तेजी से वो गंध आई। मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैंने फिर उनसे कहा कि आप लोग कौन हैं और कहाँ जाएंगे? ये सुनकर चारों ने एक साथ मुझे देखा। उन चारों की आंखों में एक चमक आई। मैं सकपका बैठा। यही चमक उस तांगे वाले की आंखों में भी दिखी थी। बूढ़े ने कहा, हम तो यहीं के हैं बेटा, हम कहाँ जाएंगे? मैं असहज हो रहा था। मैंने अपने बैग से बचा हुआ कोला पी गया। सिगरेट का एक पैकेट निकालकर बाहर आने की कोशिश की। लगा नींद आ रही है। फिर मैंने उस बूढ़े से पूछा, आपके पास माचिस है? ये सुनकर चारों एकदम से डर से गए। बूढ़े ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, हम माचिस नहीं रखते। मैं वेटिंग रूम से बाहर आ गया। अब कोई गंध नहीं आ रही थी। मैंने एक फैसला किया कि मैं बाहर ही रुकूंगा। मैंने घड़ी देखी, करीब 3:30 बज रहे थे। मैंने अपने आप को समझाया कि बस यार, कुछ देर और। मैंने बैग में टटोला तो एक पुरानी माचिस मिल गई। मैंने सिगरेट सुलगाया और पीछे मुड़कर देखा तो वो ठगा सा रह गया। चारों मेरे ही पीछे खड़े थे और मुझे देख रहे थे। मैं सकपकाया और फिर से सिगरेट पीने लगा। फिर मैंने मुड़कर देखा तो वो चारों वेटिंग रूम के दरवाजे पर खड़े होकर मुझे देख रहे थे। मेरी सिगरेट खत्म हो चली थी। मैं धीरे धीरे चलने लगा। फिर मैंने दूसरी सिगरेट सुलगाई और फिर देखा तो उन चारों की आंखों में एक अजीब सी चमक आ रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नींद के झोंके भी आ रहे थे। मेरी आंखें भी रह रहकर मूंद जाती थी।
अचानक किसी ने मेरी बाह पकड़कर खींचा और चिल्लाया, मरना है क्या? मैंने देखा तो एक ट्रेन आ रही थी और मैं प्लेटफॉर्म के किनारे में था। अचानक ही ऐसा लगा कि बूढ़ा मेरे पास खड़ा है और मुझे धक्का देना चाहता है। मैं घबरा कर देखा तो स्टेशन मास्टर था। उसने कहा कि बेंच पर जाकर सो जाओ। मैंने वहीं फैसला किया। स्टेशन पर एक बेंच थी, उस पर जाकर लेटा और सोने की कोशिश करने लगा। मुझे डर भी लग रहा था। अचानक मैंने करवट बदली तो देखा वहीं बूढ़ा पास में खड़ा था। मैं उठकर बैठ गया। मैंने कहा, क्या बात है, क्या चाहते हो? मुझे लगने लगा कि वो चोरों की टोली है जो मेरे बैग छीनना चाहते हैं। उस बूढ़े ने कहा, यहाँ मत सो बेटा, वहाँ वेटिंग रूम में सो जाओ। मैंने कहा कि मैं यहीं सो जाऊंगा और अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं स्टेशन मास्टर से तुम्हारी शिकायत करूंगा। ये सुनकर वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट ने मेरी रीढ़ की हड्डी में कंपी पहुंचा दी। वो एक सर्द मुस्कुराहट थी। मुझे वो गंध फिर आने लगी। वो चला गया। उसके जाते ही मैं गहरी नींद में चला गया। कुछ देर बाद किसी गाड़ी की आवाज़ ने मुझे उठा दिया। देखा तो सुबह हो चुकी थी। रात के बारे में सोचा तो हंसी ही आ गई। मैंने अपने आप से कहा कि मैं खामखा डर रहा था। मुझे लगता था कि किताबों का असर ही हो गया था। मैंने समय देखा, सुबह के 7 बज रहे थे। सोचा कि यहीं वेटिंग रूम में तैयार हो जाता हूँ और फिर स्टील प्लांट जाकर शाम की गाड़ी से वापस चले जाऊँगा। एक दिन के होटल के पैसे भी बच जाएंगे और इस भूतहा जगह से पीछा छूट जाएगा। वापस वेटिंग रूम में गया तो देखा बहुत से लोगों की भीड़ थी। कुछ अच्छा लगा। पहली बार इतनी भीड़ को देखकर उस बूढ़े को ढूंढने या देखने की इच्छा हुई, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। मैं तैयार हुआ, बाहर निकला। सोचा चाय और नाश्ता करके सीधा प्लांट चला जाऊंगा। चाय की दुकान पर जाकर चाय वाले से चाय के लिए कहा। इतने में पीछे से आवाज़ आई, हमें चाय नहीं पिलाओगे बाबूजी? आवाज़ सुनकर जेहन को झटका लगा। मुड़कर देखा तो वहीं बूढ़ा, बूढ़ी और दोनों बच्चे थे। दिन की रोशनी में भी मुझे एक अजीब सा डर लगने लगा। अचानक वहीं तेज गंध फिर से आने लगी। गौर से मैंने उन सबको देखा। सबके चेहरे थोड़े सफ़ेद से नजर आए। सबकी आंखों में वही चमक जो तांगे वाले की आंखों में था। उस तांगे वाले की याद आई। स्टेशन के उस पार देखा तो उसी लैंप पोस्ट के पास वो खड़ा था और मेरी ही तरफ देख रहा था। मैंने फिर गौर से बूढ़े की ओर देखा। मुझे लगा बेचारा बहुत ही गरीब है, कुछ मदद कर ही देनी चाहिए। मैंने पूछा, कुछ पैसे चाहिए बाबा? बूढ़े ने कहा, नहीं, सिर्फ चाय पिला दो। तुम मेरे बेटे की उम्र के हो, इसलिए तुमसे ही मांग रहा हूँ। ये सुनकर मुझे दया आ गई। मैं स्वभाव से ही बड़ा दयालु था। मैंने चाय वाले से कहा, भाई इन चारों को भी चाय पिला दो। चाय वाले ने मुझे गौर से देखा और पूछा, किन चारों को बाबूजी? मैंने पलट कर देखा तो वो चारों फिर गायब थे। मेरा दिमाग फिरने लगा। पहली बार मुझे डर लगा। मैंने चारों तरफ देखा। मुझे पसीना आ रहा था, पता नहीं, लेकिन बहुत डर लग रहा था पहली बार। अचानक देखा तो स्टेशन के गेट से मेरा एक पुराना दोस्त बाहर निकल रहा था। मैंने उसे आवाज़ दी, उमेश यहाँ इधर आ, मैं राजेश हूँ नागपुर से। उसने मुझे देखा और पास आया और मुझसे पूछा, यहाँ कैसे वे? मैंने कहा, यार स्टील प्लांट में 25 से मिलने आया हूँ। वो बोला कि मैं भी वहीं आ रहा हूँ, चल मेरे साथ। मुझे बड़ी राहत मिली। मैंने चारों ओर देखा, कोई भी नहीं था, ना बुध और ना ही बूढ़े का परिवार और ना ही तांगे वाला। उमेश से बस बिजनेस की दोस्ती थी और अक्सर हम एक ही कस्टमर के पास मिलते थे और अपने बिजनेस के लिए लड़ते थे। पर आज बहुत अच्छा लग रहा था। हम दोनों प्लांट गए और अपना अपना काम किया। मुझे ऑर्डर मिल गया और उमेश को भी। हमने सोचा कि रात की गाड़ी से वापस चले जाते हैं। उसे रायपुर जाना था, मैं भी वहीं से गाड़ी बदलकर नागपुर चले जाऊंगा। ऐसे मैंने सोचा। हम दोनों को ही अपने ऑर्डर मिल गए थे, इसलिए हमने सोचा कि मार्च के आखिरी बिजनेस को सेलिब्रेट कर ले। हम एक छोटे से ढाबे पर जाकर खाने पीने लगे। रात के करीब 12 बजे वो ट्रेन थी। हम 11 बजे पहुंचे स्टेशन पर और अपनी टिकट लेकर इंतज़ार करने लगे प्लेटफॉर्म पर। अचानक ही थोड़ी देर बाद मुझे वहीं अजीब सी गंध आने लगी
मैंने पलटकर देखा तो वहीं बूढ़ा अपने परिवार और उस तांगे वाले के साथ मेरे पीछे खड़ा था। मैंने चौंक कर अपने बगल में देखा तो मेरा दोस्त बैठे बैठे ही सो रहा था। मैंने बूढ़े को देखा, वो अजीब सी हंसी हंसकर और मुझसे कहने लगा, जा रहे हो बाबूजी, हमारे साथ थोड़ी समय बिता जाते। मैंने कहा, देखो तुम्हें अगर कुछ पैसे चाहिए तो बोलो, मैं दे देता हूँ, पर मेरा पीछे छोड़ो। बूढ़े ने कहा, हमें पैसे नहीं चाहिए, आप चाहिए बाबूजी। आप बड़े अच्छे लगने लगे हो हमें, तुम तो हमारे बेटे के उम्र के ही हो। बूढ़ा कहकर रोने लगा। मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने बूढ़े को अपने साथ बैठने को कहा, उसी बेंच पर जहां मेरा दोस्त बैठा था। एक तो उस छोटे से स्टेशन पर ठीक से रोशनी भी नहीं थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन देखा कि अब चारों ओर वो तांगे वाला सभी रोने लगे थे। बूढ़े ने मेरा हाथ थामा। बाप रे, कितना ठंडा हाथ था उसका। मुझे एक सिहरन सी दौड़ गई। एक तो अजीब सी गंध, दूसरा ये ठंडा हाथ, और फिर उन सबका रोना। मेरा दिमाग में एक अजीब सी तानी छाने लगी, मेरी आंखें मुंदियाने लगी। अचानक ही गाड़ी के आने की आवाज़ आई। मेरा दोस्त हड़बड़ा कर उठा और मुझे बोला, अबे चल, ट्रेन आ गई है। मैं भी हड़बड़ा कर उठा। ट्रेन को देखने के चक्कर में मैं इन सबको भूल ही गया। ट्रेन आई, हम दोनों जाने लगे। मेरा दोस्त ट्रेन में चढ़ गया। मैं चढ़ने लगा तो बूढ़े ने आवाज़ दी, बेटा जा रहे हो हमें छोड़कर। मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने कुछ सोचा और फिर जबरदस्ती बूढ़े के हाथ में कुछ रुपये रखा और झुककर बूढ़े के पैर छूना चाहा। उन दिनों मैं हर उम्रदाज व्यक्ति के पैर छू लिया करता था। देखा तो बूढ़ा मुड़ गया था, उसके पैर उल्टी दिशा में थे। मैंने सर उठाकर कहने लगा, बाबा पैर तो छूने दो। देखा तो उनका चेहरा मेरी ही तरफ था। फिर नीचे देखा तो पैर उल्टी तरफ थे। मुझे एक गहरा झटका लगा। मैं जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद किसी ने मेरे चेहरे पर पानी डाला। आंखें खुली, देखा तो मेरा दोस्त उमेश था। मैं गाड़ी में लेटा था और गाड़ी चल रही थी। उमेश बोला, साले ज़्यादा क्यों पीता है, जब संभलती नहीं है तुझसे। मैं अटक अटक कर बोला, भूत भूत था। वो हंसने लगा, भूत? अबे इस दुनिया में भूत कहाँ होते हैं, ये सब बेकार की बातें हैं, तू सो जा। मैं फिर सो गया या बेहोश हो गया, ये मुझे पता नहीं था। बहुत जोर जोर की आवाज़ें आ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी आंखें खोली। देखा तो कोई स्टेशन था। उमेश पहले ही उठ गया था। मुझे देखकर कहा, उठ जा राजेश, सुबह हो गई है। मैंने पूछा, यार कौन सा स्टेशन है? उसने कहा, रायपुर है। मैं उतर रहा हूँ, तू यहीं से दूसरी गाड़ी ले ले नागपुर के लिए। चल तुझे बिठा देता हूँ। हम दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुँचे। वहाँ एक गाड़ी थी जो नागपुर जा रही थी। उमेश जाकर टिकट और अखबार और चाय ले आया। मेरी हालत कुछ ठीक नहीं थी, कल का ही असर था। उमेश ने टीटी से बात करके एक जगह दिलवा दी। मैं अपनी सीट पर बैठ गया, उमेश भी चला गया। मैंने चाय पी और अखबार खोला। तीसरे पेज पर एक खबर पर मेरी निगाह रुक गई। मेरी सांस अटक कर ही रह गई। उस खबर में उस बूढ़े परिवार का फोटो उस तांगे वाले के साथ था। जल्दी जल्दी खबर पढ़ी तो सन्न रह गया था। वो पूरा परिवार उस तांगे वाले के साथ टिटलागढ़ के एक एक्सीडेंट में 2 दिन पहले ही मारे जा चुके थे। सबकी लाशें मिल गई थी, लेकिन उसके तीसरे बेटे की लाश अब तक नहीं मिली थी। तस्वीर गौर से देखा तो उसके बेटे का ही एक फोटो दिया हुआ था। उसका चेहरा मुझसे मिलता था। मैं सिहर कर रह गया। मैं पत्थर सा बनकर रह गया। तो क्या मैंने शापित आत्माओं के साथ टिटलागढ़ की रात काटी थी? मुझे अब सब कुछ समझ में आ रहा था। वो तेज गंध शमशान में जल रही लाशों की होती है जो उस वक्त कल मुझे आ रही थी। वो सफ़ेद चेहरे लाशों के होते हैं। वो चमकीली आंखें भूतों की होती हैं। और भारत में ये कहा जाता है कि भूतों के पैर उल्टी तरफ होते हैं। मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था और मैं तेजी से डर के मारे कांप रहा था। ट्रेन तेजी से भाग रही थी और मैं लगातार कांप रहा था। मेरी हालत देखकर किसी ने पानी पिलाया।
मेरी दिमागी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। थोड़ी देर बाद एक भिखारी भीख मांगने आया अपने साथियों के साथ। मैं यूं ही नज़र डाली तो देखा वही बूढ़ा अपने परिवार और तांगे वाले के साथ था। मुझे देख उसकी आंखें चमक रही थी। मैं फिर बेहोश हो गया।